सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर गोपीराम ने भेजी है, जो कि पेशे से एक सरकारी बस ड्राइवर है। तो चलिए अब ये कहानी गोपीराम के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम गोपीराम है और मैं उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का रहने वाला हूं। लोग प्यार से मुझे गोपी कहकर भी पुकारते हैं। दोस्तों, वर्तमान में तो मैं रिटायर हो चुका हूं, लेकिन यह बात उन दिनों की है जब मैं उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग में सरकारी बस का ड्राइवर हुआ करता था। जब यह घटना मेरे साथ हुई तब मुझे सरकारी बस चलाते हुए लगभग 20 साल हो चुके थे। लेकिन उन 20 सालों के दौरान मैंने कभी भी ऐसा डर अनुभव नहीं किया जैसा मैंने उस रात किया था। आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूं तो मुझे खुद को भी समझ नहीं आता कि उस दिन मेरी जान कैसे बची। शायद वह भगवान का साथ और मेरे बच्चों की दुआएं होंगी जो उनके भाग का मैं उस दिन बच गया, वरना आज यह कहानी आपको सुनाने के लिए मैं जिंदा नहीं होता। दरअसल हमारी जो बस थी वह एक ग्रामीण बस थी, यानी कि एक बस तो वह होती है जो एक शहर से दूसरे शहर लंबे रूट पर चलती है, और एक बस वो होती है जो छोटे छोटे गांवों से गुजरते हुए मुख्य शहर तक लोगों को ले जाने का काम करती है। और उस समय मेरी ड्यूटी जो ग्रामीण बस थी उसी में लगी हुई थी। इसीलिए मुझे अपनी बस को अलग अलग गांवों से गुजारते हुए और वहां की सवारी को बस में बिठाते हुए शहर की तरफ जाना होता था। और ठीक इसी प्रकार शहर से वापस आते टाइम छोटे छोटे गांवों से होते हुए सवारियों को बैठाते और उतारते हुए उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के बस स्टैंड तक जाकर मेरा यह सफर खत्म हो जाता था। मुझे हर दिन गांव से मुख्य शहर का एक चक्कर लगाना होता था, क्योंकि छोटे छोटे गांवों से सवारियां लेते हुए काफी टाइम लग जाता था। इसीलिए मुश्किल से दिन का एक चक्कर ही हो पाता था, और वापस आते आते भी कभी कभी तो रात के 10 तक बज जाते थे। लेकिन सभी गांवों के ही सीधे साधे लोग थे, इसीलिए मुझे किसी भी बात का भय नहीं रहता था। और फिर मेरे साथ बस का कंडक्टर भी तो रहता था, इसीलिए हम 2 लोगों के होने की वजह से मुझे किसी भी बात का भय नहीं आता था, चाहे फिर रात के 10 बजे हो या फिर 12। लेकिन उस रात जो मेरे साथ हुआ उसके होने के बाद तो मुझे यह समझ आ चुका था कि चाहे आप 2 लोग साथ में हो या फिर 10 लोग, लेकिन अगर ऐसी कोई घटना आपके साथ में होनी होती है तो वह होकर ही रहती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम छोटे छोटे गांव सवारी लेते हुए मुख्य शहर की तरफ जाते थे और आते टाइम छोटे छोटे गांवों से सवारियां बैठाते और उतारते हुए वापस आते थे। और मेरे हिसाब से इतना तो शायद आप लोगों को भी अनुभव होगा कि यह जो भूत प्रेत, पिशाच या फिर आत्माओं की जो डरावनी घटनाएं होती हैं वह शहरों की तुलना में गांवों में कहीं ना कहीं ज्यादा होती है। और उस दिन मेरे साथ भी वह घटना एक गांव के सुनसान रास्ते पर ही हुई थी। लेकिन आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूं और अब भी जब मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूं तो पता नहीं क्यों लेकिन मेरे शरीर का रोम रोम खड़ा हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी अभी वह घटना मेरे साथ हुई हो। लेकिन अगर मैं आपको बताऊंगा नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ था तो आपको पता कैसे चलेगा। दरअसल उस दिन मैं और बस का कंडक्टर मुख्य शहर बरेली से सवारियां लेकर वापस आ रहे थे। जब हम लोग शहर के बस स्टैंड से निकले थे तो उस वक्त शाम के लगभग 5 बज चुके थे, और बाकी दिनों की तुलना में उस दिन हम लोग काफी ज्यादा लेट भी हो गए थे, क्योंकि उस वक्त चुनाव का माहौल चल रहा था और शहर में विभिन्न प्रकार की रैलियां हो रही थी। इसलिए कई जगहों पर चक्का जाम हो रखा था। इसी वजह से हमें हमारे परिवहन विभाग के अधिकारियों का आदेश था कि जब तक चक्का जाम पूरी तरीके से खुल नहीं जाता आपको बस लेकर रवाना नहीं होना है, क्योंकि कभी कभार ये रैलियां दंगों में परिवर्तित हो जाती है और चुनावी दंगों में दंगई लोगों के द्वारा सरकारी संपत्ति को ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है। और हमारी बस भी तो एक सरकारी संपत्ति ही तो थी। इसी वजह से दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक लगभग 3 घंटे हम लोग उन रैलियों के खत्म होने का और चक्का जाम के खुलने का इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही हमको सूचना मिली कि रास्ता अब ठीक ठाक खुल गया है तो हम लोग शहर के बस स्टैंड से अपनी बस को लेकर रवाना होते हैं, क्योंकि अब तक बस में बैठी हुई सवारियां भी बार बार हमसे यह पूछ रही थीं कि कब तक चलोगे। और उन लोगों को जवाब देते देते मैं और बस का कंडक्टर भी काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। लेकिन जैसे ही बस चली तो हमारे साथ साथ बस में बैठी हुई सवारियों को भी थोड़ी राहत मिली। चूंकि हम लोग उस दिन बाकी के दिनों की तुलना में काफी लेट रवाना हुए थे, तो इस बात का तो मुझे अच्छी तरीके से अंदाजा था कि आज हम लोग रात के लगभग 11 बजे तक गांव के बस स्टैंड पहुंचेंगे। अब जैसा कि मैंने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। गांव की तरफ आगे बढ़ते हुए हमें अब काफी समय हो चुका था। सवारियों को बैठाते और उतारते हुए हमारी बस अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। और जब मैंने अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी में टाइम देखा
तो उस वक्त रात के लगभग 9:30 बज रहे थे और अब तक बस से लगभग सभी सवारियां भी उतर चुकी थीं। अब बस में सिर्फ कुछ 2-4 सवारियां ही बैठी थीं और वह सवारियां भी 3-4 गांव पहले ही उतर चुकी थीं। अब बस पूरी तरीके से खाली थी और बस में सिर्फ मैं और कंडक्टर था। अभी भी हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने के लिए 3-4 गांव और पार करने थे, जिनका सफर लगभग 20 किलोमीटर का होने वाला था। चूंकि बस में कोई सवारी नहीं थी, इसलिए कंडक्टर भी मेरे पास आकर केबिन में बैठ जाता है और अब हम लोग आपस में बातें करते हुए धीरे धीरे रास्ते पर चल रहे थे। अगर आप में से कोई सरकारी बसों में बैठा है तो आपको तो सरकारी बसों की हालत का काफी अच्छी तरीके से अंदाजा होगा। और जैसा कि अभी आपके दिमाग में विचार आ रहा है, हमारी बस भी बिल्कुल उसी प्रकार की थी। उसकी हालत बिल्कुल जर्जर थी। चलते वक्त भी वह बहुत ज्यादा आवाज करती थी। जब मैं और कंडक्टर भी आपस में बातें कर रहे थे तो हमें आवाज में थोड़ा जोर लगाकर एक दूसरे से बात करना पड़ रहा था, क्योंकि उस खटारा बस की आवाज ही इतनी ज्यादा थी और ना ही उसकी हेडलाइट की रोशनी इतनी ज्यादा दूर तक थी, और इसी वजह से मुझे बस को थोड़ी धीमी रफ्तार में ही चलाना पड़ रहा था। अब मैं और कंडक्टर इस बात से बिल्कुल निश्चित होकर बैठ चुके थे कि अब बस में कोई भी सवारी चढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि जब मैंने घड़ी में टाइम देखा तो उस वक्त रात के लगभग 11 बज चुके थे और उस वक्त किसी भी सवारी के होने की उम्मीद लगभग न के बराबर होती है। लेकिन उस दिन हमारी वह उम्मीद पूरी नहीं हुई। उस दिन जैसा हमने सोचा उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। अब हम लोग बस को लेकर गांव की तरफ आगे बढ़ ही रहे थे, तभी 2 गांवों के बीच में उस वक्त हमारी बस थी और वह रास्ता बिल्कुल सुनसान था। रास्ते के दोनों तरफ काफी घना जंगल था। तभी उस खट्टारा बस की हल्की सी हेडलाइट की रोशनी में मुझे दूर सड़क पर कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है। गौर से देखने पर मुझे मालूम हुआ कि ये कोई 2 लोग हैं। अब जैसे जैसे बस उनके करीब बढ़ रही थी तो दूर से ही वह बस को रोकने के लिए हाथ देने लगे थे, और जब बस उनके थोड़ा करीब पहुंची तो मैंने देखा कि वह कोई 2 औरत है। तभी मैंने मेरे कंडक्टर से कहा कि यार, इतनी रात को यह औरतें इस सुनसान रास्ते पर कर क्या रही हैं, और ये बस में बैठने के लिए हाथ भी दे रही है। क्या करें, इन्हें बैठाए या नहीं बैठाए? तभी मेरा कंडक्टर कहता है कि उनमें से एक महिला को गौर से देखो, मुझे शायद वह गर्भवती लग रही है। तभी मैंने भी उस महिला की तरफ गौर से देखा तो उसका पेट बहुत ज्यादा बाहर निकला हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह पेट से है। तभी हम लोगों के दिमाग में आया कि शायद इसे कुछ तकलीफ होगी, और ऐसे वक्त में उसकी मदद करना एक इंसानियत के नाते हमारा फर्ज बनता था। इसीलिए हम लोगों ने बस को उनके पास ले जाकर रोक दिया, और बस को रोकते ही वह दोनों औरत बस में चढ़ गई। लेकिन जैसा कि आप लोगों ने भी अपने आसपास देखा होगा कि जो भी कोई गर्भवती महिला होती है वह बस में इतनी आसानी से चढ़ नहीं पाती, और अगर चढ़ती भी है तो उसे किसी के सहारे की जरूरत होती है। लेकिन उस वक्त जो वह गर्भवती महिला थी वह तो बस में ऐसे चढ़ रही थी जैसे कोई नॉर्मल इंसान हो, और यह देखकर मुझे और कंडक्टर को थोड़ा अजीब लगा। लेकिन फिर भी हमने उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और अब कंडक्टर मेरे केबिन में से उठकर उन दोनों की टिकट बनाने के लिए उनके पास जाता है। लेकिन कंडक्टर को अजीब बात यह लगी कि उन दोनों ने बहुत लंबा घूंघट निकाल रखा था, और टिकट बनवाते वक्त वह मुंह से भी कुछ नहीं बोल रही थी, सिर्फ चुपचाप कंडक्टर को पैसे दिए और टिकट लेकर बैठ गई। अब मैं केबिन में अकेला बैठा ही बस चला रहा था। तभी मैंने सोचा कि कंडक्टर को अब तक तो उनकी टिकट बनाकर आ जाना चाहिए था, उसे इतना टाइम क्यों लग रहा है? जब बस चलाते हुए मैंने पीछे मुड़कर एक पल के लिए देखा तो मैंने देखा कि वह कंडक्टर उन दोनों के पास सीट पर ही बैठा है। तभी मैंने उस बात को भी नजरअंदाज किया। फिर थोड़ी देर बाद उनमें से एक औरत, जो कि गर्भवती नहीं थी, वह उठकर मेरे पास केबिन में आकर बैठती है। तभी मैं उससे कहता हूं कि आप यहां पर क्यों आई हैं? सवारी को पीछे ही बैठना होता है। तब उस औरत ने भी एक लंबा सा घूंघट निकाल रखा था। तभी वह मुझे कुछ बोलती है, और जब वह मुझे बोलती है तो उसकी आवाज सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उसकी आवाज मुझे मर्दों की जैसी सुनाई दे रही थी। वह मुझे कहती है कि तू बताएगा क्या कि मुझे कहाँ बैठना है और कहाँ नहीं, तू चुपचाप सिर्फ बस चला। उसकी यह बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगता है। अभी मैं उससे और कुछ कहने ही वाला था कि तभी अचानक वह अपना घूंघट हटाती है, और उसके द्वारा अपना घूंघट हटाते ही मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और मेरे पूरे बदन से पसीना निकलने लगता है। मेरे हाथ पैर थर थर कांपने लगते हैं। अब मेरे शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पूरे शरीर को लकवा मार गया हो, क्योंकि उस औरत के घूंघट हटाते ही मैंने जो देखा उसे देखकर किसी भी इंसान को हार्ट अटैक आ सकता है। जब उसने घूंघट हटाया तो मैंने देखा कि उस औरत का सिर ही नहीं था। घूंघट में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका सर हो, लेकिन जैसे ही उसने अपना घूंघट हटाया तो उसका सर नहीं था, सिर्फ उसका धड़ ही था। लेकिन उसका सर नहीं होने के बावजूद भी उसमें से आवाज आ रही थी, और वह बहुत भारी आवाज में मर्दों की तरह बोल रही थी। और अब मुझे डरा हुआ देखकर वह जोर जोर से हंसने लगी। अभी केबिन में मेरे साथ ये सब हो ही रहा था कि तभी पीछे से कंडक्टर के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। एक पल के लिए जब मैंने पीछे के मिरर में देखा तो मुझे दिखा कि पूरी बस में सिर्फ खून ही खून फैला हुआ है, और वो जो गर्भवती औरत थी
वो कंडक्टर को फर्श पर पटककर उसकी छाती पर बैठी हुई थी और उस औरत का भी सर नहीं था। अब यह देखकर तो मुझे एक पल के लिए लगा कि कंडक्टर तो आज मारा गया और अब शायद मैं भी नहीं बचूंगा। अब धीरे धीरे आंखों के सामने एक अजीब सा अंधेरा छाने लगा था और थोड़ी ही देर बाद मुझे कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया था और ना ही मेरा शरीर काम कर रहा था। इसके कुछ ही देर बाद मुझे मेरे कानों में एक जोर की आवाज सुनाई देती है और मुझे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और उसके बाद मैं बेहोश हो जाता हूँ। लेकिन बेहोश होने से पहले मुझे यह समझ आ चुका था कि शायद बस कहीं पर ठुक गई है। उसके बाद जब मुझे होश आता है तो टूटे हुए शीशे से आती हुई सूरज की किरणें मेरे चेहरे पर पड़ रही थीं और मुझे मेरे कानों में बहुत से लोगों का शोर सुनाई दे रहा था और अभी मैंने पूरी तरीके से आंखें खोली भी नहीं थी कि तभी मुझे मेरे कानों में एक एम्बुलेंस का सायरन सुनाई देता है। फिर कुछ ही देर बाद मेरे चेहरे पर कुछ पानी की बूंदें गिरती हैं जिनकी वजह से मुझे थोड़ा होश आता है और जब मैं उठकर देखता हूं तो मुझे मेरे चारों तरफ लोगों की भीड़ दिखाई देती है, जिसमें औरतें, बच्चे, बुजुर्ग और वही गांव के आसपास के कुछ लोग थे। फिर मुझे बस से नीचे उतारा जाता है और जब मैं उतरकर देखता हूं तो आप यकीन नहीं करोगे कि उस दिन हमारी जान कैसे बची। दरअसल जहां पर हमारी बस ठुकी थी वो दुर्गा माता का एक मंदिर था जिसकी दीवार तोड़कर हमारी बस उसके आंगन तक पहुंच चुकी थी और बस का भी काफी ज्यादा नुकसान हो चुका था। वह मंदिर उस सड़क के किनारे ही बना हुआ था। उसके बाद गांव के लोग मुझसे पूछते हैं कि यह हादसा कैसे हुआ, तो मैंने उन्हें पूरी बात बताई। तब उनमें से कुछ बुजुर्ग लोगों ने कहा कि आज से कुछ साल पहले इसी रास्ते पर एक हादसा हुआ था। एक बार एक महिला गर्भवती थी और समय पूरा होने पर एक रात अचानक उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। उस रात उसके घर पर उसकी बहन के अलावा कोई भी नहीं था, इसीलिए वह दोनों बहनें अपने घर से चलकर इस रास्ते पर आती है और किसी तरह अस्पताल पहुंचने के लिए रास्ते से आने जाने वाले लोगों से मदद मांगती है, पर कोई भी उनकी मदद नहीं करता है। तभी उन्हें दूर से एक बस आती हुई दिखाई देती है और उन्हें यह उम्मीद होती है कि यह बस वाला हमें बिठा लेगा। उस महिला को काफी ज्यादा पीड़ा हो रही थी। इसी बीच उसकी छोटी बहन बीच बीच में उसे भी संभाल रही थी और रास्ते पर आने जाने वाले वाहनों से मदद भी मांग रही थी। तभी उस आती हुई बस के ड्राइवर ने शायद शराब पी रखी थी और उसने उन दोनों की मदद करने के बजाय उनके ऊपर अपनी बस चढ़ा दी और उन दोनों की वही मौके पर ही मौत हो गई। उन दोनों की नहीं बल्कि तीनों की। उस गर्भवती महिला के पेट में जो बच्चा था वो भी उस हादसे में मारा गया। वह दोनों बहनें देर रात इस रास्ते पर आने जाने वाले लोगों से अपनी मौत का बदला लेती है और खासकर बस के ड्राइवर से। जब भी उन्हें कोई बस देर रात इस रास्ते पर आती हुई दिखाई देती है तो वो उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश करती है। इससे पहले भी इस रास्ते पर कई हादसे हो चुके हैं। अब वह दोनों डायन बन चुकी है और आज यह वही दोनों डायन थी जिन्होंने आज से पहले भी कई लोगों की जान इस रास्ते पर ली है। लेकिन आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो कि तुम माता के इस मंदिर के करीब थे और इसी वजह से माता ने तुम्हारी रक्षा की है। अगर आज तुम्हारी बस मंदिर से टकराकर इस मंदिर की चार दीवारी के अंदर नहीं आती तो आज तुम दोनों की मौत निश्चित रूप से हो चुकी थी। लेकिन यह तो माता की ही शक्ति है जिन्होंने तुम्हारी जान बचाई है। इसके बाद मैंने हाथ जोड़कर माता का शुक्रिया किया, लेकिन उस वक्त तक मेरे शरीर में काफी ज्यादा चोटें आ चुकी थी और मेरे शरीर के अलग अलग हिस्सों से काफी खून बह रहा था। इसीलिए मुझे और कंडक्टर को तुरंत एम्बुलेंस में लिटाकर हॉस्पिटल की तरफ ले जाया जाता है। उस दिन तो माता रानी की वजह से मेरी जान बच गई, पर शायद सभी का नसीब इतना अच्छा नहीं होता। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि रात के समय सुनसान रास्तों पर किसी भी सवारी को अपने साथ ना बैठाए, क्योंकि कई बार किसी की मदद करना भी हमें खतरे में डाल सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल चलता हूं, बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका ये छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है।